फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बेस्ट। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं औसत यानी एवरेज। इंग्लिश में इसको एवरेज कहते हैं। तो आज एवरेज से संबंधित हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज क्या होता है और उसके उसके आधार पर 10 क्वेश्चन भी सोल्व करने के लिए दूंगा और उसको समझाऊंगा भी आपको। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको औसत के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ कि औसत क्या होता है, वो कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, औसत क्या होता है, औसत और कैसे निकाला जाता है। जैसे कि एक संख्या दे देगा 1 2 3 4 और 5, इसका औसत निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सारे अंकों को जोड़ देना पड़ेगा। सारे अंकों को जोड़ के उसके बाद भागा में जितने अंक हैं उसका संख्या को लिखना पड़ेगा। जैसे इसको गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5, 5 है तो नीचे में 5 लिख देंगे। इन सबको जोड़ देंगे। इधर हो गया 1 जोड़ 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, हो गया 15 और बटे 5, ये तो 3 से कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका औसत मतलब एवरेज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो इसी प्रकार से औसत निकाला जाता है हर क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आप लोग ज़्यादा समझ पाएँ, अच्छा समझ पाएँ। मतलब कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम के लिए जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और ये रहे आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत निकालिए। तो सबसे पहले हमको मतलब कि फर्स्ट 9 प्राइम नंबर लिख लेना है। फर्स्ट 9 प्राइम नंबर लिख लेना है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप लोग ने पढ़ी ही होगी, मतलब कि जो संख्या किसी से भी ना कटे, किसी से भी डिवाइड ना हो, तो उसी को कहते हैं प्राइम नंबर। खुद से डिवाइड हो या तो 1 से हो और किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, तो उसी को कहते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो फर्स्ट 9 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो वो हम लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पहला अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, क्योंकि 2 खुद से कटता है या तो 1 से कटता है और किसी से नहीं कटता है। उसके बाद 3 है, उसके बाद 5, उसके बाद 7। आप अपने से लिख लीजिएगा, मैं ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे याद है। 2 3 5 7, उसके बाद हो जाएगा 11 13 17 19। आप भी याद कर सकते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ हो जाएगा 9। तो 19 के बाद डायरेक्ट हो जाएगा 23। अब इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। सिंपली क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बटा देते हैं, उसके बाद मतलब कि इसका जो है गिनती कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल 9 हुआ। 9 यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद सारे अंकों को, सारे संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17 हो गया, 17 11 28 हो जाएगा। फिर 28 जोड़ 13 कितना हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? और 41 17 कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ लेते हैं। यहाँ 8 हो गया, यहाँ 4 1 5 हो गया, फिर मतलब 58 58। उसके बाद 19 जोड़ना है फिर बाद में। 9 8 17, 5 1 6 1 7, कितना होंगे 77 77। उसके 77 को फिर 23 से जोड़ देंगे। अब 7 3 10, 7 2 9 1 10, मतलब 100 हो गया, पूरा फुल्ली 100 हो गया, मतलब 100/9। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 100/9। ये तो नहीं कटेगा। आप चाहे तो इसका जो है पॉइंट में उत्तर निकाल सकते हैं, दशमलव में, या तो इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। ये भी उत्तर हो गया 100/9। समझिए दोस्तों, 100/9 यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 3 के गुणजों का औसत कितना होगा। मतलब कि 3 जो संख्या है, मतलब अंक है, 3 जो नंबर है उसका 5 गुणज लेना है। प्रथम 3 के गुणजों का औसत कितना होगा, उसका 5 गुणज लेना। गुणज आप लोग समझ गए, गुणज मतलब मल्टीपल, मतलब कि उसका जो पहाड़ा होता है, टेबल होता है, जैसे आप पढ़ते हैं ना 3 2 6 3 3 9, इस तरह पढ़ते हैं ना आप, तो उसी का 5 को लेना है, 5 तक लेना है। तो हम ले लेते हैं
ये पहला हो जाएगा 3, फिर उसके बाद हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15। यही 5 को होगा। तो यही 5 का हमको औसत निकालना है। तो कुल संख्या है 5, तो नीचे में बटे दे के देते हैं 5, उसके बाद सबों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 6 3 9, 9 9 18, फिर 18 12 हो जाएगा 30, 30 15 45, हो गया 45/5। कट जाएगा कितना से? 9 से। मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9। करेक्ट आंसर इज द 9। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? प्राकृत संख्या आप लोग ने पढ़ी होगी, नेचुरल नंबर, मतलब कि एक से शुरू होके जहां तक आप संख्या जानते हैं वहां तक प्राकृत संख्या ही है। मतलब पूरा प्राकृत संख्या ही है एक से शुरू होके। यानी कि ये नहीं कि आप 0 को भी ले लें, एक से ही शुरू होता है प्राकृत संख्या। एक से लेकर जितना भी हो सकता है वो प्राकृत संख्या ही, समझिए दोस्तों। तो वही बोल रहा है कि प्रथम मतलब कि फर्स्ट 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, एवरेज कितना होगा। तो इसका निकालने में बहुत लेट लगेगा। 50 को आपको लिखा पड़ेगा, उसके बाद जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको घटाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगा। तो इसके लिए सिंपल है, हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। यही इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो n हम मान लेते हैं 50 को, मतलब 50 को। जो संख्या है उसको हम मान लेते हैं n के जगह पे उसको रख दिया +1/2। तो कितना हो गया? 51/2। इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा? 25.5। आप भाग देके देख लीजिएगा, इतना ही होगा 25.5, मतलब 25.5 इसका उत्तर हो जाएगा। समझिए दोस्तों, या तो 51/2 भी उत्तर हो सकता है। दोनों करेक्ट आंसर, समझिए दोस्तों। अब 4 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर का औसत कितना होगा, एवरेज कितना होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है सबके ऊपर, तो इसके लिए हमको अलग नियम लेना पड़ेगा, अलग रूल लेना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। वो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला यह होता है, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, n × n+1 इंटू, फिर बंद कर देंगे, फिर खोल देंगे। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, n+2/6। सॉरी यहाँ पर 2n होता है, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, यहाँ 2n होता है, 2 × n 2n/6 हो गया। यही इसका फॉर्मूला होता है। मतलब n हम किसको मानते हैं? अंत वाला को। मतलब कि यह जो है 7, सबसे लास्ट में 7 ही है ना, 7 स्क्वायर। तो ये 7 जो हो गया वह हम इसको n मान लेते हैं, मतलब n के जगह पे इसको रखना है। तो हम देखिए फॉर्मूला पे कैसे बैठाते हैं और हमारा उत्तर जल्दी निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, तो हमारा फॉर्मूला था n × n+1। तो हम यहाँ लिख देते हैं 7 × 7+1, फिर बंद हो गया कोष्टक, फिर खुल गया, फिर था 2n+1। तो 2n मतलब कि 2 × 7, तो हो गया 14+1/6 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है तो गुना है, क्योंकि कोष्टक के जो बाद होता है वो गुना ही होता है। तो यहाँ लिख देते हैं 7 गुना, और 7+1 हो गया 8, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, उसके बाद 14 + 1 मतलब 15 हो गया 15, फिर /6 कर देंगे। तो अब हमको क्या करना है, इसको कटाना है। अब कटाते हैं, 3 दूना 6, इधर 3 × 5 = 15 कट गया, फिर यहाँ 2 से कट जाएगा 8 4 बार में। तो अब सबको गुना कर देते हैं, 7 × 6 = 28, 28 × 5 = 140, मतलब 140। समझिए दोस्तों कि 140 इसका सही उत्तर नहीं हो जाएगा, ये सिर्फ अभी 8 निकला है, इसका औसत हमको निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ 140 लिख देते हैं, उसके बाद इसका कुल संख्या यहाँ काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 है, तो यहाँ 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 20 बार में कट जाएगा, मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20। समझिए दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि n × n+1 × n+2 × n+3 × n+4 × n+5 का औसत क्या होगा। दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा। इसमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, औसत निकाल देना है, जिस तरह से हम निकालते हैं।
तो सबको ऐड करके फिर जाके संख्या से भगा देना है। तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, तो जितना n है सबको हम ऐड कर लेते हैं, मतलब कि गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 n है, तो लिख देते हैं 6n, उसके बाद प्लस, फिर क्या करेंगे जितना संख्या मतलब अंक है सबको फिर ऐड कर लेते हैं। यहाँ हो गया 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 प्लस 5 15, फिर बटे, फिर सबको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 बटे 6। अब क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको कटा देते हैं। तो 3 से यहाँ कट जाएगा, 3 5 15, 3 दूना 6, तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 6n प्लस 5/2। हमारा यही हो जाएगा उत्तर। समझ गए दोस्तों, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत भार 40.5 किलो है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार कितना है, अध्यापक का, तो अध्यापक का भार पूछ रहा है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको बोल रहा है कि इतना छात्रों या कुछ भी, इतना वस्तु का मूल्य, औसत मूल्य इतना, या इतना छात्रों का औसत भार इतना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को गुना करना पड़ेगा, तो ही उसका कुल भार निकलेगा। ये उसका औसत भार है, ये जो है 40.5 किलो, ये उसका औसत भार है। जब 40.5 में से 32 को गुना कर देंगे तो वह कुल भार निकल जाएगा 32 छात्रों का। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले, तो सबसे पहले हमको क्या करना, क्या पड़ेगा कि कुल भार निकाल लेते हैं, इसका कुल वेट निकाल लेते हैं। तो हम इसका कुल वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40.5 में 32 को गुना करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 10, इधर 8, फिर यहाँ 15 12 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ हो गया 0 5 1 6 9 2 0, उसके बाद यहाँ पॉइंट बैठा देते हैं। तो हमारा कितना हो गया 1296, 1296.0, तो ये 1296 माना जाता है। तो कुल भार हमारा हो गया 1296, 1296। तो अब क्या बोल रहे हैं, यदि अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब कि आदमी एक आदमी को सम्मिलित कर लिया था, अध्यापक एक आदमी है ना, तो जब एक आदमी को सम्मिलित कर लेंगे तो कुल हो जाएगा 33। 32 पहले से है 32, अब हो जाएगा 33। उसके बाद जब यहाँ देखिए, आपको समझा रहे हैं, कुल भार निकल गया 1296। उसके बाद क्या करेंगे, जो वन अध्यापक जुड़ गया इसमें, तो पहले 32 था तो अब हो गया 33। उसके बाद पहले ये जो औसत भार था वह था 40.5 किलोग्राम, अब औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो इसको हमको जोड़ना पड़ेगा सिंपली। सबसे पहले 40.5 किलोग्राम में से 500 ग्राम को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ हम जोड़ लेते हैं, 0 0 5 5 10, यहाँ 1, मतलब 41 किलोग्राम हो गया। कुल औसत भार कितना हो गया 41 किलोग्राम। तो अब जो है अब फिर से निकालना पड़ेगा कि मतलब कि कुल जो है कितना स्टूडेंट हो गया 33, मतलब 32 तो पहले से एक अध्यापक आ गया, तो मतलब कि कुल जो है आदमी का संख्या वो हो गया 33। और अब जो पहले जो था 40.5 किलोग्राम, अब वो हो गया 41 किलोग्राम। तो अब फिर से कुल निकालना पड़ेगा। तो पहले एक का निकल गया है 1296, अब फिर को निकालने के लिए 43 गुना 41 करना पड़ेगा, 33 गुना 41। यहाँ हम कर लेते हैं 12 12 1 13, उसके बाद 3 5 3 1, मतलब 1353 हो गया। 1296 और 1353, ये 5 है, 1296 और 1353। तो अब अध्यापक का भार कैसे निकलेगा, तो ये कुल है 1353, ये पहले है 32 वाला, तो दोनों को जब घटा देंगे तो अध्यापक का भार निकल जाएगा। यहाँ देखिए हम घटा देते हैं, 1353 में 1296 घटाना पड़ेगा। यहाँ 13 में 6 गया 7, उसके बाद यहाँ बच जाएगा 4,
उधर से 10 पे चलेंगे, हो जाएगा 14। 14 में 9 गया 5 और 2 कट 0 हो जाएगा। मतलब अध्यापक का भार कितना है 57 किग्रा। 57 kg जो है वह क्या है, अध्यापक का वेट है। समझिए दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर जो है वह है कि एक चरवाहे ने 12 भेड़ें तथा 8 बकरियां कुल 18,600 रुपये में खरीदी। यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 1260 रुपया हो तो एक बकरी का औसत मूल्य कितना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, एक चरवाहे ने 12 भेड़ तथा 8 बकरियां खरीदी कुल 18,060 रुपया में। यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 1260 रुपया है, एक भेड़ का कितना बता रहा है औसत मूल्य 1260 रुपया। तो अब हमको मैंने आपको क्या बताया था, जब संख्या दे और औसत दे तो दोनों को गुना करके कुल निकाला जा सकता है, मतलब मल्टीपल करके। तो अब 1260 में से जब 12 को गुना करेंगे तो भेड़ों का जो कुल मूल्य है वो निकल जाएगा। मतलब भेड़ कितना में खरीदी गई थी, सिर्फ भेड़ का निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम मल्टीपल कर लेते हैं। यहाँ हम मल्टीपल कर लेते हैं यहाँ, हाँ। उसके बाद फिर इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ 2 हो जाएगा, 6 5 11, 2 2 4 1 5, यहाँ हो जाएगा 1, कितना हो गया 15,120। मतलब सिर्फ भेड़ का जो मूल्य है वो कितना हो गया 15,120। तो जब 15,120 भेड़ का मूल्य है, उसके बाद कुल कितना है 18,600 रुपया। तो अगर कुल में से सिर्फ भेड़ का मूल्य घटा देंगे तो 8 बकरी का मूल्य निकल जाएगा। मतलब 8 बकरी कितना में खरीदी गई थी तो इसका मूल्य निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 18,600 रुपये में से 15,120 घटा देंगे। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 10 पे चलेंगे तो हो जाएगा यहाँ 8, यहाँ 5 में 1 गया 4, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कट हो जाएगा 3480, मतलब 3480। ये जो है किसका मूल्य हो गया, वो 8 बकरी का कुल मूल्य हो गया 3480 रुपया। तो अब क्या बोल रहा है, यदि एक भेड़ का औसत मूल्य, ये तो पहले ही हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है तो एक बकरी का औसत मूल्य कितना होगा। यदि 8 का कुल मूल्य इतना है तो अगर एक का पूछे तो सिंपली हमको करना क्या है, 3480 जो कुल मूल्य है उसमें हमको 8 से भगा देना है। मतलब जितना बकरी है उसमें एक का पूछ रहा है ना, एक का, तो इसलिए एक का निकालने के लिए 8 से भगा देना पड़ेगा, आपको कुल में भगा देना पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं कटता है कि नहीं। 8 से 32 हो गया, उधर 2 बचेगा शेष, फिर यहाँ 24 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 435। तो आप करके देख लीजिएगा ठीक से। मतलब कि जो एक बकरी का औसत मूल्य है वो कितना हो जाएगा 435 रुपया, 435 रुपीज इसका जो है आंसर हो जाएगा। एक बकरी का जो औसत मूल्य कितना है 435 रुपीज। समझिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 100 विषम संख्याओं का औसत बोल रहा है, तो इसको लिए हमको करना क्या करेगा कि इसको, इसमें भी फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला यह है, यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको हमको ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि इतना जो ऐड करते हैं, अब इतना हमको ऐड करने में तो बहुत देर लग जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 +। तो इसके लिए हमको सिंपली करना क्या पड़ेगा, ऐड का फार्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब कि विषम संख्या का ऐड का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसका सूत्र है n²। मतलब फार्मूला क्या है, n²। मतलब किसी भी संख्या को बोले कि 5 विषम संख्याओं का योग बताओ तो 5²। तो उसी प्रकार से सबसे पहले हमको इसका योग निकालना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट 100 से भाग दे देंगे। तो 100 को स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 0 और लग जाएगा, मतलब कितना हो गया 10,000 हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब औसत निकालने के लिए 100 से भाग दे देंगे। अब 0 0 कट गया, मतलब इसका जो औसत है वह 100 ही हो जाएगा। 100 इसका औसत निकलेगा। समझिए दोस्तों। अब 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। डिग्री सेल्सियस तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा, मतलब तापमान का एक जो है वह है मापक है। मतलब डिग्री सेल्सियस से मापते हैं। तो 40 डिग्री सेल्सियस था, मतलब उस दिन का जो पूरा औसत तापमान था वो 40 डिग्री सेल्सियस था। तथा मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। तो बोलता है यदि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें।
तो मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले कुल निकालना पड़ता है इस तरह का सवाल में। तो यहाँ देखिए औसत कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, औसत है 40 डिग्री सेल्सियस। और क्या बोल रहा है सोमवार मंगलवार और बुधवार, यह है कितना दिन, 3 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन। मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस को 3 से गुना कर देंगे तो उसका जो है वह कुल निकल जाएगा, कुल तापमान निकल जाएगा। टोटल कुल हो गया 120 मतलब 120 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बोल रहे हैं मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। तो इसका भी आप कुल निकाल लेंगे, 41 डिग्री सेल्सियस गुना 3, यहाँ हो गया 3, यहाँ 12, इसका हो जाएगा 123 मतलब 123 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बोल रहा है कि यदि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार का तापमान कितना था। तो अगर गुरुवार का पूछ रहा है तो हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ देखिए दोस्तों, तो हमको करना क्या पड़ेगा सिंपली, यहाँ देखिए अब गुरुवार किस में लिखा हुआ है, मतलब कि ये तो हो गया ये फर्स्ट टर्म हो गया सोमवार मंगलवार बुधवार। अब ये सेकंड टर्म देखिए मंगलवार बुधवार और गुरुवार, सेकंड टर्म है मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार। तो गुरुवार हो गया सेकंड टर्म में, मतलब कि ये जो है पूरा ये जो समीकरण है मंगलवार बुधवार गुरुवार, इसको हमको सिंपली लिखना पड़ेगा। तो हम इतना लिखेंगे नहीं, तो हम सिंपली यहाँ लिख लेते हैं मंगलवार को ट्यूसडे कहते हैं, टी लिख देते हैं टी प्लस, उसके बाद बुधवार को वेडनेसडे कहते हैं इसलिए वही डब्ल्यू लिख देते हैं, उसके बाद गुरुवार को कहते हैं थर्सडे तो इसको इसमें भी लिख देते हैं टी एच। तो दोनों को जब प्लस कर देते हैं तो मेरा कितना आता है, मतलब कि कुल तापमान कितना आता है, यहाँ देखिए 123 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिख देते हैं 123 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए दोस्तों, जब यहाँ गुरुवार का तापमान दिया हुआ है 38 डिग्री सेल्सियस, यहाँ गुरुवार का तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस, तो बराबर 123 डिग्री सेल्सियस। तो हमको मंगलवार और बुधवार का तापमान सिंपली निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मंगलवार बुधवार का तापमान हमको निकालना है तो वो आपको नियम लगाना पड़ेगा, वाट वाला नियम, जो जिसमें हम करते क्या थे, इसको लिख लेते थे बराबर के बाद वाला, उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह बदल के माइनस कर देते थे। इसलिए अब क्या करेंगे 1 2 3 में मतलब 123 में से 38 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे, यहाँ हम घटा देते हैं 38। अब क्या करेंगे घटाते हैं कितना, देखते हैं कितना बचता है, यहाँ 5 हो गया, फिर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 8 हो गया, मतलब 85 डिग्री सेल्सियस। अब मंगलवार और बुधवार दोनों का तापमान कितना निकल गया 85 डिग्री सेल्सियस। अब सोमवार का बोल रहा है, अब यहाँ फर्स्ट टर्म में देखिए यहाँ सोमवार मंगलवार बुधवार दिया हुआ है, तो इसका कुल तापमान कितना हम निकाल लेते हैं, तो 40 गुना जब 3 किए थे हम निकला था 120 120। तो जब मंगलवार और बुधवार का 85 डिग्री सेल्सियस निकल गया, अब जो वो बचा होगा वो सोमवार का ही बचा होगा ना, तो सोमवार का आसानी से निकल जाएगा। हमको करना क्या करेगा 120 में से 85 घटाना पड़ेगा, यहाँ हो गया 10 में 5 गया 5, यहाँ फिर 1 बच जाएगा, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो सोमवार का तापमान हो जाएगा, मंडे का तापमान हो जाएगा। समझे दोस्तों। अब 10 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 7 वर्ष पूर्व शादी के समय एक आदमी तथा उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक लड़के की औसत आयु 22 वर्ष है, तो लड़के की आयु बताइए, मतलब बच्चे की आयु बताइए। तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, इसका कुल आयु निकालना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी जो था उसका कुल आयु था वो। तो यहाँ पति पत्नी 2 आदमी है, इसलिए 25 को 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ गुना कर देते हैं तो हो गया 50 वर्ष। मतलब 7 वर्ष पूर्व जब शादी उन लोगों का हो रहा था तो उन दोनों का आयु जो कुल था वो 50 वर्ष था। समझिए दोस्तों। अब बोल रहा है कि अब मतलब अभी का, वर्तमान का, तो हमको पति पत्नी का भी वर्तमान का आयु निकालना पड़ेगा। यहाँ वर्तमान लिख देते हैं, उसके बाद 50 तो पहले से ही था, 50 लिख देते हैं, यहाँ इसको प्लस लिख देते हैं। अब 7 वर्ष हो गया, 7 वर्ष बाद का अब हमको बात करना है। तो अब आदमी अभी भी दो है, तो 7 गुना 2 करना पड़ेगा। यहाँ फिर इसको सॉल्व करते हैं, 50 गुना
7 गुना 2 हो गया 14, इसको जोड़ देते हैं तो हो गया 64 मतलब 64। मतलब अब जो है अभी पति पत्नी का कुल आयु वर्ष 64 वर्ष है, 64 वर्ष है। तो अब बोलता है कि अब पति पत्नी तथा एक लड़के की औसत आयु 22 वर्ष है। मतलब उसका जो बच्चा है तीनों का मिला के तीनों का औसत आयु 22 वर्ष हो गया। तो अब तीनों का कुल आयु निकालना पड़ेगा, अभी कितना है जो अभी बच्चा हुआ है। तो 22 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो गया 66। मतलब अभी जो है वो 66 है, मतलब कि बच्चे के आने के बाद कितना आयु है 66 है, और पति पत्नी का वर्तमान आयु कितना है 64। तो बोल रहा है कि लड़के की आयु, बच्चे की आयु तो अब सिंपली निकल जाएगा। तो पति पत्नी का आयु है 64, बच्चा के मिला के हो गया 66, मतलब दोनों को घटा देंगे तो 2 वर्ष, मतलब बच्चे की आयु जो होगा वो 2 वर्ष हो जाएगी। समझिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।